हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोव एकेडमी। हमने पिछली क्लास में मिनिमम वेजेस एक्ट कंप्लीट किया था और आज इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही छोटी सी एक्ट है तो जल्दी हो जाएगी, ठीक है। नाउ सबसे पहले इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखते हैं। ये एक्ट इंश्योर करता है कि सबसे पहले तो अगर वर्क सेम या फिर सिमिलर नेचर का है वुमन और मैन वर्कर्स के बीच में, तो उनके जो पेमेंट ऑफ वेजेस होगा वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इक्वल पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई पहली। सेकंड, रिक्रूटमेंट में भी जेंडर बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये चीज़ भी ये एक्ट इंश्योर करती है, ठीक है। इसके प्रोविजंस इसी बारे में बात करते हैं। नाउ दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इस एक्ट के पास होने के बाद ये एक्ट कब फोर्स में आएगी, लेकिन वो डेट एक्ट के पास होने से 3 साल के से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 2026 में अगर आज की डेट में ये एक्ट पास हो जाती है तो आज से 3 साल बाद यानी इसी डेट को 2029 से पहले की ही कोई डेट गवर्नमेंट को डिसाइड करनी होगी जब से ये एक्ट इफेक्ट में आएगी, फोर्स में आएगी, ठीक है। और अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए भी गवर्नमेंट चाहे तो अलग अलग डेट्स अपॉइंट कर सकती है, डिसाइड कर सकती है। नाउ डेफिनेशंस, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेम डेफिनेशंस है सेंट्रल जॉब्स के लिए, जिसमें रेलवे, बैंक, माइन, ऑयल फील्ड्स वगैरह आते हैं, इस सभी में सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी। बाकी सभी केसेस में स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी। नाउ एम्प्लॉयर, सेम मीनिंग जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में है, ठीक है। मैन और वुमन की डेफिनेशन इसमें दी हुई है, ऑल्दो डेफिनेशन पर से नहीं दी हुई है, बट एनी मेल और फीमेल ह्यूमन बीइंग रिगार्डलेस ऑफ एज, उसे मैन और वुमन माना जाएगा इस एक्ट में। रेम्यूनरेशन क्या होगा? बेसिक वेज प्लस एनी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, चाहे कैश में हो या काइंड में हो, ऐसे पर्सन को जो एम्प्लॉय किया गया है, जैसे एम्प्लॉयमेंट दिया गया है और उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयमेंट का, वो या तो एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड इस फुलफिल करता है, ठीक है। बेसिकली जो भी उनका एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है, चाहे वो एक्सप्रेस टर्म्स में हो या फिर इम्प्लाइड टर्म्स में हो, उसे बेसिक वेज प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कैश और काइंड के साथ रेम्यूनरेशन माना जाएगा। नाउ सेम और सिमिलर नेचर का वर्क क्या होता है? वर्क दैट नीड्स सेम स्किल, सेम एफर्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सिमिलर वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। स्मॉल डिफरेंसेस अगर होंगे तो वो इतना मैटर नहीं करते और प्रैक्टिकली नॉट इम्पॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो ये हो गया सेम और सिमिलर वर्क नेचर। वर्कर क्या होता है? एनीवन वर्किंग इन एन एस्टैब्लिशमेंट वेयर दिस एक्ट इज एक्टिव, यानी ये एक्ट जहाँ पर भी एप्लीकेबल हो रही है जिस एस्टैब्लिशमेंट में, और वहाँ पर जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें इस एक्ट के हिसाब से वर्कर माना जाएगा। अब ऐसे वर्ड्स और एक्सप्रेशन जो इस एक्ट में यूज़ किए गए हैं लेकिन डिफाइन नहीं किए गए, उनका मीनिंग अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में डिफाइन किए गए हैं तो वही माना जाएगा जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड है जो इस एक्ट में यूज़ किया गया है लेकिन डिफाइन नहीं किया गया, डेफिनेशंस में नहीं है वो वर्ड, तो और वो वर्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में डिफाइन किया गया है तो उसका सेम मीनिंग वही माना जाएगा जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में है, ठीक है। नाउ कोर आइडिया इस एक्ट का क्या है? अगर मैन और वुमन है वो सेम या फिर सिमिलर नेचर का वर्क करते हैं तो उनके पे और बेनिफिट्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। नाउ एक्ट हैव ओवर राइडिंग इफेक्ट। अब देखो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट या फिर लॉ जो इस एक्ट के प्रोविजंस को मान लीजिए खारिज कर देती है, एक तरीके से रॉन्ग डिक्लेयर कर देती है, तब भी इस एक्ट का ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा, मतलब ये एक्ट एप्लीकेबल होगी ही होगी किसी भी हालत में, ठीक है। ओवर राइड्स इट इवन इफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर और आफ्टर दिस लॉ केम इन टू फोर्स दैट से समथिंग डिफरेंट अबाउट इक्वल पे, मतलब जो बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट कर रही है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट और एक्ट, तो इस एक्ट का ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज करके ये एक्ट अप्लाई रहेगी उस केस में। चैप्टर 2 के सेक्शन 4 में एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है कि मेन और वुमन वर्कर्स को जो कि सेम और सिमिलर नेचर का वर्क कर रहे हैं उन्हें इक्वल पे दे, ठीक है। नो लेस पे फॉर सेम वर्क, सेम और सिमिलर नेचर का वर्क है तो ऑपोजिट जेंडर के बेसिस पर बेसिकली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन में, तो ये एम्प्लॉयर का इंश्योर करना है। सेकंड, नो पे कट्स टू कंप्लाई। अब मान लीजिए
इस एक्ट के अप्लाई होने से पहले किसी इस्टेब्लिशमेंट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए वुमन को कम वेजेस मिलते थे और मैन को ज़्यादा वेजेस मिलते थे। नाउ इस एक्ट के अप्लाई होने के बाद जो भी हायर पे रेट था उस समय उस इस्टेब्लिशमेंट में, वही दोनों जेंडर्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैन का वेजेस अगर ज़्यादा थे और वुमन के कम थे तो मैन के वेजेस कम कर दिए अब इक्वल हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो भी हायर है ना उसे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए एग्जांपल के लिए इस एक्ट के अप्लाई होने से पहले किसी इस्टेब्लिशमेंट में मैन के वेजेस थे 1000 और वुमन के वेजेस थे 800, ठीक है। अब इस एक्ट के अप्लाई होने के बाद दोनों के ही वेजेस या तो 1000 होंगे या फिर कोई भी हायर नंबर होगा, लेकिन कम नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैन के वेजेस 800 कर दिए अब इक्वल हो गए, नहीं, ये नहीं होगा। ओके, नाउ इफ पे वॉज ऑलरेडी अनइक्वल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स, सेम वही चीज़ है, जो भी हायर पे रेट होगा ना वही स्टैंडर्ड माना जाएगा सभी के लिए जब से ये एक्ट स्टार्ट होगी। और वर्कर डजेंट गेट बैक पे फॉर वर्क डन बिफोर द लॉ केम इनटू फोर्स। अब मान लीजिए इस एक्ट के अप्लाई होने से पहले वुमन को 800 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अब एक्ट कह रही है कि इक्वल मिलने चाहिए भैया, 1000 रुपये मिलने चाहिए वुमन को भी, है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि वुमन ने जो पहले काम किया है, इस एक्ट के अप्लाई होने से पहले काम किया है, वो भी एरियर्स में ऐसे मिले वुमन को, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जब से एक्ट अप्लाई हुई है तब से ही इक्वल रेम्यूनरेशन मिलेगा। सेक्शन 5, नो डिस्क्रिमिनेशन टू बी मेड वाइल रिक्रूटिंग मैन एंड वुमन वर्कर्स। मतलब कि एम्प्लॉयर जब भी रिक्रूटमेंट करेगा, प्रमोशंस करेगा, ट्रेनिंग या फिर ट्रांसफर्स के दौरान किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन वुमन वर्कर्स के अगेंस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब इसका एक एक्सेप्शन है, ऐसे जॉब्स, ऐसे एम्प्लॉयमेंट्स जहाँ पर लॉ स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करती है वुमन वर्कर्स को, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बेसिकली वहाँ पर तो रेस्ट्रिक्ट ही कर रही है ना लॉ कि वुमन वर्कर्स वहाँ पे काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस वर्क है, हैज़ार्डस नेचर का वर्क है ना। तो वहाँ पर ये एक एक्सेप्शन है और ये प्रोविज़न जो है ये किसी भी तरीके की रिजर्वेशन या प्रायोरिटी पॉलिसी को डिनाई नहीं करता, अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि कई एम्प्लॉयमेंट्स में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन और रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस होते हैं, उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है, रिजर्वेशन होता है उनके लिए, है ना। तो ये प्रोविजंस इसको अफेक्ट नहीं करेंगे। सेक्शन 6 बात करता है एडवाइजरी कमेटी के बारे में। अब देखो, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक एडवाइजरी कमेटी सेटअप करेगी, एक या एक से ज़्यादा एडवाइजरी कमेटी सेटअप कर सकती है, और ये एडवाइजरी कमेटी का काम क्या होगा, गवर्नमेंट को एडवाइज़ करना कि वुमन के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बढ़ाई जाएं, ठीक है। ये इसका काम होगा एडवाइजरी कमेटी का। अब इसमें मेंबर्स कितने होंगे, 10 से कम मेंबर्स तो होंगे ही नहीं, पहली बात। दूसरी चीज़, जितने भी मेंबर्स होंगे उसका हाफ यानी कि 50% वुमन होंगी इसके मेंबर्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर इसमें टोटल 20 मेंबर्स हैं ना तो 10 वुमन मेंबर्स होंगे इसमें, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ईपीएफओ में नहीं, शायद लेबर ऑफिसर के एग्ज़ाम में आया हुआ था, एएलसी में शायद, ओके। नाउ जब भी ये एडवाइजरी कमेटी एडवाइस देगी गवर्नमेंट को तो उसे कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि नंबर ऑफ वुमन एम्प्लॉयड। अगर किसी स्टैब्लिशमेंट के लिए ये एडवाइजरी कमेटी गवर्नमेंट को एडवाइस कर रही है तो उसे ध्यान में देना होगा कि उस इस्टेब्लिशमेंट में कितने वुमन ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, उसका उस इस्टेब्लिशमेंट का नेचर ऑफ वर्क क्या है, हैज़ार्डस तो नहीं है ज़्यादा, है ना। वर्किंग आवर्स कितने हैं, कई इस्टेब्लिशमेंट्स ऐसी होती हैं जिनमें रात को ही काम हो सकता है ना, या फिर ऐसे अनफेवरेबल वर्किंग आवर्स होते हैं जहाँ पर वुमन का काम करना सही नहीं हो सकता, है ना, कुछ भी हो सकता है। वेदर वुमन आर सूटेबल फॉर द जॉब, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए वुमन सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। नीड फॉर पार्ट टाइम वर्क, ऐसी चीज़ें एडवाइजरी कमेटी ध्यान में रखते हुए ही वो गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी, और इसका जो भी प्रोसीजर होगा वो एडवाइजरी कमेटी खुद रेगुलेट कर सकती है। नाउ एडवाइजरी कमेटी की एडवाइस को मानते हुए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक अपॉर्चुनिटी देगी उस एस्टैब्लिशमेंट में जहाँ पर लोग अफेक्ट होने वाले हैं उसके डिसीजन से, ठीक है। नाउ सेक्शन 7, अथॉरिटीज़ अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट, किस लिए, क्लेम्स और कंप्लेंट्स के लिए। सबसे पहले तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऐसे ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी जो सबसे पहले लेबर ऑफिसर की रैंक से नीचे के नहीं होंगे, ठीक है, और उनकी लोकल लिमिट्स और जूरिसडिक्शन भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। अब इन्हें अपॉइंट किस लिए किया गया है, ताकि
हियरिंग और डिसाइड हो सकें कंप्लेंट्स किस चीज़ की, इस एक्ट के प्रोविजंस को ना मानने की। अगर कोई एम्प्लॉयर है जो इस एक्ट के प्रोविजंस को नहीं मान रहा है, इक्वल पे नहीं दे रहा है दोनों जेंडर्स को, तो उसकी कंप्लेंट हो सकती है। सेकंड, क्लेम्स जो कि अगेन इक्वल रेट ऑफ वेजेस नहीं मिल रहा है मैन और वुमेन वर्कर्स को, तो उसके क्लेम्स भी डिसाइड कर सकती है। नाउ एवरी कंप्लेंट और क्लेम शाल बी मेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, जैसे बताया जाएगा वैसे ही कंप्लेंट्स और क्लेम्स फाइल की जाएंगी। अब अगर कोई भी डिस्प्यूट है जो जिसमें डिस्प्यूट का बेसिकली मेन पॉइंट ये है कि वर्क सेम या फिर सिमिलर नेचर का है या नहीं, तो इसे जो अपॉइंटेड अथॉरिटी है वही डिसाइड करेगा। अब एप्लीकेंट और एम्प्लॉयर को इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि दोनों की बराबर सुनेगा। जो अपॉइंटेड अथॉरिटी है वो दोनों पक्षों को अपना मुद्दा रखने का या फिर अपना पक्ष रखने का एक मौका मिलेगा। और उसके बाद जो अथॉरिटी होगी वो डिसाइड करेगी कि व्हेन अ मैन एंड वुमन डू द सेम और सिमिलर नेचर वर्क दे मस्ट रिसीव इक्वल वेजेस, यानी एम्प्लॉयर को डायरेक्ट करेगी कि अगर दोनों का वर्क जो है वो सेम या फिर सिमिलर नेचर का है तो आप उनको इक्वल वेजेस दो। नाउ if an employer pays a worker less than the legally required amount, authority can direct the employer to pay the difference between। अब अगर कोई ऐसा वर्कर है जिसे लीगली रिक्वायर्ड अमाउंट से कम वेजेस मिलते हैं, तो अथॉरिटी एम्प्लॉयर को डायरेक्ट करेगी कि आप इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस उसे दो। यानी कि जो वेजेस उसे मिलने चाहिए, एग्जांपल के लिए उसे 1000 मिलने चाहिए, लेकिन आप उसे दे रहे हो 800, तो इसका जो डिफरेंस है 200 रुपये, वो उसे दो। ठीक है। नाउ अथॉरिटी कैन डायरेक्ट द एम्प्लॉयर टू टेक प्रॉपर मेजर्स टू स्टॉप द वायलेशन एंड मस्ट इंश्योर दैट द लॉ इज फॉलोड इन द फ्यूचर एंड दैट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन पे एंड एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस। यानी कि अथॉरिटी जो होगी वो एम्प्लॉयर को ये भी निर्देश देगी कि इस एक्ट के प्रोविजंस को आपको फॉलो करना होगा फ्यूचर में, और किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा पेमेंट ऑफ वेजेस में या फिर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस में। अब ये जो अथॉरिटी है इसके पास सिविल कोर्ट की पावर है एविडेंस लेने के लिए, विटनेस को अपीयर करने के लिए और डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, जो कि होंगी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत। लेकिन अगर सेक्शन 195 जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का है उसके तहत इसमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत इसके पास सिविल कोर्ट की पावर्स होंगी। ठीक है, इसे सिविल कोर्ट माना जाएगा। अब इस एक्ट में अपील प्रोसेस भी है, अनलाइक मिनिमम वेजेस एक्ट इसमें अपील प्रोसेस नहीं थी, इस एक्ट में अपील प्रोसेस है। 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप अथॉरिटी के डिसीजन से खुश नहीं हैं या फिर आप नहीं मानते कि ऐसा होना चाहिए था या फिर आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है, तो आप अपील कर सकते हैं अथॉरिटी का डिसीजन आने के 30 दिन के अंदर अंदर, चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे वर्कर हो। ठीक है, अब ये तो अपील कहाँ पर होगी? अपील के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी सेपरेटली अपॉइंट करेगी, अगेन बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। और उस अथॉरिटी के पास पावर होगी, जैसे बाद में अपॉइंट किया गया है, उसके पास पावर्स होंगी कि ओरिजिनल ऑर्डर को मॉडिफाई या फिर रिवर्स कर सके। लेकिन इसके बाद कोई अपील नहीं होगी, नो फर्दर अपील। ठीक है, यानी कि सेकेंड अथॉरिटी ने जो भी डिसीजन दिया है वो ही फाइनल होगा, उसके बाद कोई भी अपील नहीं होगी। नाउ 30 दिन की जो टाइम लिमिट है उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं अगर अथॉरिटी सेटिस्फाई होती है कि एक सफिशिएंट कॉज था भैया पार्टी के पास कि ये 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई नहीं कर सकती थी। इफ़ द ऑफिसर ऑर्डर्स द एम्प्लॉयर टू पे अप, यानी कि जो ऑफिसर है अथॉरिटी है उसने एम्प्लॉयर को डायरेक्ट किया है कि आप पेमेंट करो, तो उसकी जो रिकवरी प्रोसेस होगी वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत की जाएगी। नाउ ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर टू मेंटेन रजिस्टर्स, अगेन सिमिलर जो अब तक हमने दोनों एक्ट्स में पढ़ा है, बस इसमें इतनी सी बात है कि हर एम्प्लॉयर को रजिस्टर्स मेंटेन करने होंगे, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने होंगे उनके वर्कर्स से रिलेटेड, और उसका फॉर्मेट और मैनर जो भी रूल्स में प्रेस्क्राइब करेगी गवर्नमेंट उसके हिसाब से होगा। बाकी दोनों एक्ट्स में सारे जो भी उस रजिस्टर में जो रिकॉर्ड्स होने थे वो अलग से लिखे हुए थे, इसमें नहीं लिखे हुए हैं। सेक्शन 9 गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स, सेम चीज़ है जो अब तक हमने दोनों एक्ट्स में पढ़ा है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, इस प्रोविजंस के, इस एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं उनके वायलेशन के लिए। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि इस इंस्पेक्टर की लोकल लिमिट्स क्या होंगी, लोकल लिमिट्स ज्यूरिसडिक्शन क्या होंगी। अब इंस्पेक्टर को आईपीसी के सेक्शन 21 के तहत एक पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, ये हर एक्ट में ही है। ठीक है, नाउ इंस्पेक्टर
अपने लोकल ज्यूरिसडिक्शन में किसी भी ऑफिस में जा सकता है, फैक्ट्री, बिल्डिंग या वेसल में जा सकता है, लेकिन रीजनेबल टाइम पर, ठीक है। नाउ रजिस्टर्स, मस्टर रोल, इन सभी को चेक कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें चेक कर सकता है, स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकता है, किसी भी एम्प्लॉयर, मैनेजर या वर्कर से क्वेश्चन कर सकता है इस एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से, और जो भी रजिस्टर या डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपीज़ ले सकता है या फिर उन्हें सीज़ कर सकता है बेसिकली, ठीक है। एनीवन asked by an inspector to produce documents or give information must comply with such requisition, यानी इंस्पेक्टर जिससे भी कोई भी सवाल पूछता है या फिर डॉक्यूमेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगता है बेसिकली, तो उसे वो इंस्पेक्टर की बात माननी होगी। सेक्शन 10 बात करता है पेनल्टीज़ के बारे में। अगर एक एम्प्लॉयर नहीं मानता है किस चीज़ को, सबसे पहले तो रजिस्टर्स मेंटेन नहीं करता, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। इंस्पेक्टर ने उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे, वो नहीं दे रहा है। गिव एविडेंस और प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम गिविंग एविडेंस, ना तो खुद एविडेंस दे रहा है ना किसी और को देने दे रहा है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन उससे मांगी गई है वो नहीं दे रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें कर रहा है वो अगर, तो उसे 1 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। नाउ इफ़ एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स अनफेयरली, यानी कि सेक्शन 5 का वायलेशन है, जेंडर बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ये कर रहा है और मैन को या फिर वुमन को एक एडवांटेज दे रहा है रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। अनइक्वल वेजेस दे रहा है, दोनों ऑपोजिट जेंडर्स जो हैं उनमें वेजेस इक्वल नहीं दे रहा सिमिलर वर्क अगर है तो, और मैन और वुमन वर्कर्स में डिस्क्रिमिनेशन करता है, और गवर्नमेंट के डायरेक्शंस जो भी हैं सेक्शन 6 में उसे इग्नोर करता है, तो पहले ऑफेंस में उसे 10 से 20,000 तक का जुर्माना, फाइन, या फिर 3 महीने से 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर दोनों हो सकते हैं। अब अगर पहली बार में भी ये नहीं मानता और सेकंड ऑफेंस करता है, दोबारा से वही सेम ऑफेंस करता है, तो इसे 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। नेक्स्ट, किसी भी इंस्पेक्टर को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, रोकने के लिए, उसके इंस्पेक्टर जो भी अपना काम कर रहा है उसमें बाधा बनने के लिए, या फिर उसे बेसिकली रोकने के लिए एक तरह से, तो फिर या फिर इंस्पेक्टर अपना जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग रहा है वो सब ना देने के लिए, तो इस पर 500 रुपये तक का फाइन लग सकता है, ठीक है। तो ये थी इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, उसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमने सारे पढ़ लिए हैं। बेयर एक्ट्स में इसके बाकी के जो भी सेक्शंस हैं वो आप पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक्ट अपने आप में ही थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईपीएफओ में इससे अब तक ना के बराबर सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही सवाल आया हुआ है, वो भी एडवाइजरी बोर्ड से, कि वुमन का जो परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए एडवाइजरी बोर्ड में, तो वो हमने देखा था 1/2, हाफ 50% होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्ट मुश्किल से आपको 10 से 20 मिनट लगेंगे इस एक्ट को कंप्लीट पढ़ने में, इतना कुछ ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक छोटा सा एक्ट है जो कोड एंड वेजेस में इंक्लूड किया गया था, इसीलिए हमने इसे पढ़ा है, ओके। तो इससे अब जो नेक्स्ट एक्ट आएगी, पेमेंट ऑफ बोनस, ये एक्ट है इंपॉर्टेंट, और इसके कुछ सेक्शंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं नॉन लॉ बैकग्राउंड वालों को, ठीक है। तो उसे हम बहुत ही आसान तरीके से करेंगे और आपको एक बार में ही पूरा समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।